नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। और उनकी कविता घर में वापसी पर आधारित एक कार्यक्रम। ये कविता एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। इस कविता को समझने समझाने के लिए इसके अनछुए कुछ बिंदुओं को बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर अजय तिवारी और उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर लालचंद। आइए देखते हैं इस साक्षात्कार को। नमस्कार छात्र मित्रों, पहले परिचय हो जाए। मैं हूं प्रोफेसर लालचंद, भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी में कार्यरत हूं। आज हम धूमिल की कविता घर में वापसी पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किए हैं विशिष्ट विद्वान प्रोफेसर अजय तिवारी को। प्रोफेसर अजय तिवारी धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से अवकाश प्राप्त हैं। भाषा साहित्य की दुनिया में बड़ा नाम है। हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर अजय तिवारी धूमिल की कविता घर में वापसी पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। पर चर्चा से पहले हम धूमिल की कविता घर में वापसी का पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए सुनते हैं कविता पाठ। कविता का शीर्षक है घर में वापसी। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए हैं। मेरी माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें, पिता की आंखें लोहसाएं की ठंडी शलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं और हम अपने खून में इतना भी लोहा
नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना से ताले को खोलते, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता हैं, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफर है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। वाह लालचंद जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से कविता का पाठ किया। इससे कविता के अर्थ की कई परतें विद्यार्थियों के सामने अपने आप खुलने लगी होंगी। आगे इस पर बातचीत करते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर तिवारी। स्वागत है। चर्चा से पहले हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कवि धूमिल कौन थे। इसलिए हम चाहते हैं कि कवि का परिचय आप संक्षेप में दे दें, जिससे कि कवि की कविता को समझने में, कवि को समझने में हमारे दर्शकों को सुविधा होगी। हाँ लालचंद जी, ये विचार तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि कविता कवि के व्यक्तित्व की ही झलक देती है। आप जानते हैं सुदामा पांडे इनका असली नाम था, धूमिल कवि नाम था। ये बनारस में पैदा हुए थे और आजन्म बनारस में रहे। बनारस संसार के सबसे प्राचीन शहरों में है और संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में, विश्व के महत्वपूर्ण केंद्रों में एक रहा है और आज भी है। धूमिल की विशेषता ये थी कवि के रूप में कि वो अपने दौर के मुहावरे और तेवर विशेष तरीके से लेकर आए और वही तेवर मुहावरे उनकी पहचान बने कवि के रूप में। मज़ेदार बात यह है कि धूमिल विज्ञान के विद्यार्थी थे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्स किया था और उससे संबंधित एक नौकरी करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि उनकी कविताओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बराबर मौजूद रहता है और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विस्तार उनके सामाजिक चिंतन और उनके सांस्कृतिक ऐतिहासिक विचारधारा पर बहुत गहराई से पड़ा था। साहस और देसीपन उनकी खास पहचान थी। उस पूरे दौर में शायद निराला, केदार, नागार्जुन और त्रिलोचन के बाद जितना देसीपन धूमिल के काव्य में है, उतना उनमें और उनके समय और उनके बाद के किसी कवि में नहीं दिखाई देता। ये बात सच है कि देसीपन का एक धरातल कुछ गंवारपन के साथ भी जुड़ा हुआ था और इसलिए भाषा में भदेसपन अक्सर आ जाता है उनके यहाँ, और शायद वो भदेसपन अभिजात रुचि को तोड़ने के लिए वे इस्तेमाल करते हैं एक हथियार की तरह। शायद वो इसलिए भी रहा होगा कि वो धूमिल गांव परिवेश के, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि गांव परिवेश के कारण आता है वो भदेसपन, लेकिन वो अनायास नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ कि धूमिल उस भदेसपन का इस्तेमाल करते हैं जो संभ्रांत रुचि है, जो संपन्न लोगों की, नगर के लोगों की, साधारण लोगों के प्रति एक जो हिकारत की भावना होती है, उसको चोट पहुंचाने के लिए। इसलिए वो उनका एक हथियार भी है भदेसपन। आप देखेंगे अक्सर कि अधिक भदेस उनके यहाँ तब आता है जब वो समाज के पाखंड पर, अंधविश्वास पर या कुसंस्कारों पर चोट करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो भदेसपन कोई अभिशाप नहीं है, अश्लीलता की सीमा तक नहीं पहुंचते। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने की है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है जिस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कविता निर्माण करती है और धूमिल की प्रेरणा समाज को बदलकर एक बेहतर मानवीय जीवन लाने का प्रयास करने का है। अगर ये जो सकारात्मक जीवन को बेहतर बनाने का उद्देश्य सामने न होता तो उनकी आलोचनाएं नकारात्मक हो जाती और वे अच्छे कवि नहीं माने जा सकते थे। दूसरी चीज यह है कि अगर समाज को बदलना चाहते हैं आप, तो
वर्तमान परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ेगा। इसलिए संघर्ष के मूल्यों को, संघर्ष की परिस्थितियों को और संघर्षशील मनुष्यों को धूमिल बहुत अधिक सहानुभूति देते हैं। इस सहानुभूति का ही एक रूप है जो धूमिल के यहाँ पाखंड पर, अन्याय पर, अनाचार पर, विद्रूपता पर व्यंग्य बनकर आता है। और इस तरह व्यंग्य और आक्रोश ये धूमिल का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्वर बन जाता है। और साठोत्तरी दौर जिससे धूमिल का संबंध है, जिसे मोहभंग भी कहा जाता है, वही मोहभंग, इसीलिए मोहभंग कहा जाता है कि साठोत्तरी दौर जिस तरह की परिस्थितियां आ रही थी सामने, उन परिस्थितियों से उस समय के पूरे समाज का मोह टूट रहा था। लग रहा था कि जो सपने देखे गए थे ये सपने बिखर रहे हैं। इसी सपने के टूटने की इसी भावना का नाम मोहभंग है। और जब ये मोहभंग की भावना आती है तब व्यंग्य, आक्रोश, विडंबना, विद्रूप ये कला में अभिव्यक्ति का स्वरूप बन जाते हैं। ये धूमिल की पहचान है, इसलिए वो अपने दौर के प्रमुख प्रतिनिधि कवि बने। लोगों का मानना है कि भाषा में आदमी होने की तमीज कविता उनके सिखाती है और कविता आम जनजीवन और आम लोगों की बोली भाषा के निकट चली जाती है। इसीलिए अब जब आप देखेंगे परिवर्तन, संघर्ष, मोहभंग और उससे संबंधित ये तमाम जो ताना बाना है जिसका उल्लेख किया गया, ये सारी चीज़ें आएंगी तो वो भाषा में भदेश नहीं होगा बल्कि भाषा में मनुष्य होने की तमीज होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि धूमिल चूँकि जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं इसलिए धूमिल संघर्षों के कवि हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है। संघर्ष इसलिए करेंगे कि वर्तमान स्थिति से जब असंतोष होगा तो आप उस वर्तमान को बदलने का प्रयास करेंगे, यही प्रयास संघर्ष है। और मैं समझता हूँ कि आदि कवि वाल्मीकि से लेकर धूमिल तक ऐसा कोई महत्वपूर्ण कवि नहीं है जिसे अपने वर्तमान से पूरा संतोष रहा हो, क्योंकि जब तक वर्तमान से असंतोष नहीं होगा तो आप कल्पना में एक और दुनिया, आदर्श दुनिया बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। धूमिल इस अर्थ में महत्वपूर्ण कवि बन जाते हैं। क्या बात है। मुझे लगता है कि प्रोफेसर तिवारी जी ने कवि धूमिल के बारे में जो जानकारी दी है उससे विद्यार्थियों का बड़ा भला होगा। धूमिल को समझने के लिए, धूमिल की कविता को समझने के लिए, कविता की गुत्थियों को खोलने के लिए धूमिल का जो परिचय प्रोफेसर तिवारी जी ने दिया है वह बहुत ही सारगर्भित है, महत्वपूर्ण है। अब हम चाहते हैं कि प्रोफेसर तिवारी जी से कविता के संदर्भ में कुछ बातचीत करें, तो आइए प्रोफेसर तिवारी जी, हम कविता के संबंध में कुछ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कविता, सबसे पहले तो मैं एक प्रश्न मेरे मन में जो आ रहा है, जो विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ाते हमने महसूस भी किया है कि कविता का शीर्षक का कविता से बड़ा गहरा संबंध होता है। और घर में वापसी, घर कविता का शीर्षक है, और इस शीर्षक से मैंने घर में वापसी का आशय क्या है, कवि क्या कहना चाहता है इस घर में वापसी शीर्षक के माध्यम से कविता में। देखिए, विद्यार्थियों के समझने के लिए अगर हम कविता में प्रयोग किए गए पदों को सामने रखें और उससे अर्थ करने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से बात खुल जाती है। शुरू होती है कविता, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, और ख़त्म होती है कविता दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। आप देखें, घर दोनों जगह आया है। एक जगह वो 5 जोड़ी आंखें बनकर आया है और एक जगह दीवार बनकर आया है। 5 जोड़ी आंखें 5 मनुष्यों के मौजूद होने का द्योतक है, और दीवार उन मनुष्यों के बीच जो खड़ी है उस मकान का द्योतक है। तो दीवार केवल मकान नहीं है, दीवार शायद उन 5 लोगों के बीच की दीवार भी है। जिस दीवार पर हाथ रख के वो कहना चाहता है कि ये मेरा घर है, यानी दीवार जहां केवल उपादान हो, दीवार संबंधों के बीच में ना हो। और इस तरह कवि ये बताता है हमें कि घर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक, घर का जो भौतिक रूप है जिसमें कमरे हैं, दीवारें हैं, और एक जो घर की मानवीय विषय वस्तु है, यानी मनुष्य और उसके संबंध हैं। विडंबना ये है कि आज जिस घर की चर्चा कर रहा है कवि, वो घर दीवारों से बना है, संबंधों से नहीं बना है। जब दीवारों से घर बना होगा तो संबंध महत्वहीन हो जाएंगे, और इसीलिए जो 5 व्यक्ति हैं वो 5 व्यक्ति आपस के रिश्तों में नहीं हैं, रिश्ते हैं लेकिन वो 5 जोड़ी अलग अलग आंखें हो गई हैं।
और इस तरह व्यक्ति अपनी अपनी उलझनों में घिर गया है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो आत्मीय संबंध है वो गौण हो गया है। कवि पूरी कविता के माध्यम से यही बताना चाहता है कि चाहे जिन औपचारिकताओं के कारण, चाहे जिन, जैसे एक जगह कहा हम पेशेवर गरीब हैं, यहां आर्थिक गरीबी नहीं है। जब औपचारिकताएं आएंगी तो मानवीय भावनाएं कम हो जाएंगी। तो वो चाहे संपन्नता के कारण आई हो, चाहे मुसीबतों के कारण आई हो, चाहे जिन कारणों से आई हो, लेकिन यहाँ आत्मिक गरीबी है। तो जब ये आत्मिक दरिद्रता आती है तो संबंध गौण हो जाते हैं, और तब पिता ठीक पिता नहीं रहते, माँ ठीक माँ नहीं रहती, बेटी ठीक बेटी नहीं रहती। अंत में पति पत्नी तो जरूर एक रह जाते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी संबंध ढीले हो जाते हैं। कवि कहना चाहता है कि मैं कह सकता कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। और इस तरह जो घर की औपचारिकता है उसकी जगह घर के मानवीय संबंध स्थापित हों, कवि घर में वापसी से ये व्यक्त करना चाहता है। कहीं न कहीं धूमिल लगता है कि संबंधों को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से, इसीलिए इस कविता का शीर्षक घर में वापसी रखा। निस्संदेह पुनर्परिभाषित भी कर रहे हैं और पुनः प्राप्त भी करना चाहते हैं उन संबंधों को। मनुष्य संघर्ष करते करते सम्मानवीय रिश्ते संबंधों को से दूर निकल गया है, मशीन बन गया है, लेकिन धूमिल उस परंपरा के विरुद्ध खड़े हैं, इसलिए उस संबंधों को पुनः प्राप्ति और वापस लाना चाहते हैं। कविता से ही जुड़ा हुआ दूसरा सवाल प्रोफेसर तिवारी जी, एक जगह कविता में आया है कि भाषा के भुन्ना से ताले का शब्द ये शब्द युग में आया है, इसका क्या आशय है? कवि इससे क्या समझाना चाहता है? देखिए, भाषा के भुनने सी ताले को खोलते जी। जो मनुष्यों के संबंध हैं वो अनुभव का विषय है। भाषा उन्हीं अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम है। जी। अब अगर संबंध ही अपरिभाषित होंगे तो भाषा में भी वो अपरिभाषित रहेंगे। इसलिए कवि कहता है कि हम में से किसी के भीतर अब उतना भी लोहा नहीं बचा है। लोहा वो तत्व है जो संबंधों को बांधता है, जो संबंधों को मजबूत करता है। लोहा तो मजबूती का प्रतीक है, और वो लोहा ही नहीं बचा है कि हम उतनी भी छोटी सी ताली बनाते जो भाषा में भुनना सी ताले को खोल देती। तो जब संबंध मनुष्यों में ही बिखर रहे हैं तो भाषा में वो परिभाषित कैसे हो सकते हैं? और इस तरह जो व्यवहार में संबंध है वो भाषा में परिभाषा है। तो वो भुन्ना सी ताले संबंध की भी है और भाषा की भी है, भाषा की समस्या भी है। तो अंतर्वस्तु और उसकी अभिव्यक्ति दोनों के बीच की जटिलता का परिचायक है ये प्रयोग। संबंधों में भाषा की आत्मीयता भी जरूरी है, जिस तरह से रिश्तों की जरूरत होती है। अगला प्रश्न कविता से संबंधित है कि इस कविता में बिंब आए हैं, प्रतीक आए हैं। माँ की आंखें पंचर पहिया हैं, पिता की आंखें ठंडी शलाखें हैं, बेटी की आंखें मंदिर के का दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं, पत्नी की आंखें हाथ हैं। इससे कवि क्या कहना चाहता है? इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? मैं इसे अगर बिल्कुल दूसरे सिरे से शुरू करूं कि जो 5वीं जोड़ी आंख है उसका उल्लेख कहीं नहीं है पूरी कविता में। क्या बात है? जी। वो 5वीं जोड़ी आंख उस मैं की है जो कह रहा है मेरा घर है, यानी कविता का जो वाचक है उसकी आंख है, और वो आंख सबको देख रही है और सबको समझ रही है। इस तरह वो 5वीं आंख अनुभव का, बोध का जो बिखराव है उसकी यातना और पीड़ा का साक्षात्कार करती है और उसके विकल्प की खोज भी करती है, जिसका उल्लेख आप भी कर रहे थे अभी। तो इस तरह ये जो 5वीं आंख है ये पूरी कविता को केंद्रित करती है। अब इसके हिसाब से देखिए, इस आंख से देखिए जो इन चारों बातों को अनुभव करती है। तो माँ की आंखें मंजिल पर पहुंचने से पहले जो तीर्थ यात्रा की बस पंचर हो गई है वैसी आंखें हैं। पहली बात तो माँ के सामने जो पुराने ढंग का परिवार है उसमें स्त्री का कोई लक्ष्य नहीं होता जीवन में, सिर्फ उस परिवार के अलावा। और इसलिए
उसे कहाँ पहुँचना है, नहीं पहुँचना है। और तीर्थ यात्रा तो ये पुराने समय की हर महिला का एक अंतिम स्वप्न होता था, लेकिन उसके लिए वो भी व्यर्थ हो गया है। वो आंखें बस के पहिए की तरह पंचर हो गई हैं, यानी उसकी आंखों में अब वो क्षमता, वो सपना भी नहीं बचा है। पिता की आंखें ठंडी शलाखें हैं। जिस पिता ने जीवन भर संघर्ष करके परिवार को ढाला होगा, आज वो आंखें भी बुझ गई हैं, ठंडी शलाखें बन गई हैं। कभी लोहा थी, कभी बड़ी ऊर्जा थी, लेकिन अब नहीं है। बेटी की आंखें मंदिर के दीवट में घी के दिए हैं। एक तो उसमें जो शुचिता, पवित्रता का भाव है, और साथ साथ उसमें जो उम्मीद और संभावना है, दोनों इस प्रतीक से व्यक्त होते हैं। अब आप अगर, और इसके बाद मैं पत्नी की आंखों का जिक्र बाद में करूंगा, आप इन तीनों आंखों को देखें तो हर आंख की एक तुलना की गई है। वैसे देखिए पुरानी भाषा में तो ये उपमान हैं, हर आंख के उपमान आए हैं, लेकिन ये पुराने उपमा अलंकार से परिभाषित नहीं हो सकता, क्योंकि जो आंखें तो आंखें हैं, लेकिन उन आंखों की विशेषता उन उपमाओं से व्यक्त की गई है, और वो उपमाएं इन आंखों को बिंब बना देती हैं। बिंब का अर्थ होता है कि वो किसी विशेष प्रवृत्ति को, समाज की किसी विशेष स्थिति को, व्यक्ति की किसी विशेष अवस्था को व्यक्त करता है। इसलिए बिंब में अर्थ की व्यापकता होती है। तो ये हर उपमान इनको बिंब बना देती है। और अंतिम उपमा देखें कि पत्नी की आंखें नहीं हैं, वो हाथ हैं जो मुझे संभाले हुए हैं, और जो आगे मेरे हमसफर हैं। इस तरह पति पत्नी का संबंध आज, चाहे जिन कारणों से, वो निर्णायक संबंध रह गया है। ये चाहे परिवर्तन की, समाज की, इतिहास की विडंबना ही हो, लेकिन वो रह गया है, और इसलिए वो हाथ बन गए हैं। बाकी आंखें अपनी अपनी इन विशेषताओं के साथ कविता में आते हैं, और इस तरह धूमिल इन उपमाओं, इन बिंबों के माध्यम से परिवार के भीतर की ही विडंबना व्यक्त नहीं करते, इन चरित्रों के माध्यम से पूरे समाज का चित्र हमारे सामने उपस्थित करते हैं। इसीलिए कविता कहने को एक घर के वर्णन की कविता है, लेकिन ये कविता घर के प्रतीक में पूरे समाज के वर्णन की कविता बन जाती है। क्या बात है। आपने बहुत सही व्याख्या की है, और सही तरीके से जो प्रश्न और जिज्ञासा था उनको समन किया है। पर कई बार कविता में अलग विचार आते हैं, विडंबनाएं आती हैं, विद्रूपताएं आती हैं, पर कविता का संबंध कई बार लोग आस्वाद से जोड़ते हैं। ये कविता खास तौर से घर में वापसी, कविता आस्वाद से कैसे जुड़ती है, या कविता के आस्वाद के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है? देखिए, कविता के आस्वाद के बारे में तो बड़े लंबे समय से बहस रही है। जिसे आपने व्यंग्य कहा, विद्रूप कहा, यह भी एक तरह का आस्वाद है जी। बहस ये होती है कि कविता का आस्वाद जिस भाव का वर्णन किया गया है उस वैसा ही होता है, या अंततः उसकी परिणति आनंद में होती है जी। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ कविता में जीवन के कठोर पक्षों का, जीवन में दुख देने वाले पक्षों का, पीड़ा देने वाले पक्षों का वर्णन है। तो ये वर्णन किसी प्रकार आनंद की सृष्टि करता है या नहीं करता है, एक बहस ये हो सकती है। मूल प्रश्न यही है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाएगा तो कोई भी रचना जो हमें यथार्थ के प्रति जागरूक करती है जी, तो वो रचना हमें यथार्थ को बेहतर बनाने की चेतना से भी संपन्न करती है जी। ये जो यथार्थ के प्रति जागरूक होना है, यथार्थ को बेहतर बनाने की चेतना प्राप्त करना है जी, ये उदात्त स्तर पर आनंद है। क्या बात। दूसरे रूप में कहें तो आनंद का अर्थ मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन बहुत सस्ती हल्की चीज है। कविता मनोरंजन का या साहित्य मनोरंजन का विषय नहीं है, वो आनंद का विषय है, क्योंकि वो हमें जीवन के प्रति, यथार्थ के प्रति जागरूक करती है। और ये कविता भी हमें जीवन के प्रति जागरूक करती है। शुरू में आपने कविता का पाठ किया था, उससे कविता की कई परतें खुली। इस बातचीत से भी विद्यार्थियों के सामने कविता के कई पक्ष उभरे होंगे। इस रोशनी में मैं एक बार इस कविता का पाठ पुनः करता हूं, ताकि विद्यार्थी अपनी इस सारी समझ के साथ कविता के मर्म को स्वयं समझने की कोशिश करे। मेरे घर में
5 जोड़ी आंखें हैं। मां की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोहसाएं की ठंडी शलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। क्या बात। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि उससे हम एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ने सी ताले को खोलते। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये मेरे पिता हैं, यह प्यारी मां है, यह मेरी बेटी है। यहां जो बार बार मेरी, मेरे कहा जा रहा है, यह संबंधों की आत्मीयता व्यक्त करता है, जो उस दीवार को तोड़ने का उपक्रम है जिस दीवार के आर पार अभी सारे संबंध थे। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफर है। और इस तरह आप देखें आज के जीवन की विडंबना कि अंततः पति और पत्नी ही एक दूसरे के साथ रह जाते हैं। और धूमिल ने लगभग 50 साल पहले ये देख लिया था कि सिर्फ पत्नी ही मेरी हमसफर रह जाती है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। क्या बात है, क्या बात है। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। क्या सुंदर पाठ किया है प्रोफेसर तिवारी जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कविता का पाठ किया है और जिस तरह से कविता की व्याख्या की है, कविता के प्रश्नों का जवाब दिया है, उत्तर दिया है, मुझे लगता है यह विद्यार्थियों को कविता को समझने में बहुत आसानी होगी। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, आप यहाँ आए, हम आपके प्रति आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद लालचंद जी, नमस्कार मित्रों। साथियों, अभी आपने सुदामा पांडे धूमिल की कविता घर में वापसी को सुना और उस पर प्रोफेसर अजय तिवारी और प्रोफेसर लालचंद ने जो बातचीत की उसे सुना। निश्चय ही इसे सुनकर आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और इससे कविता के विषय में आपकी समझ का विस्तार हुआ होगा। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में इस कविता को सुनने के बाद और इस बातचीत को सुनने के बाद कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं मन में उठी होंगी। उन्हें आप अपने साथियों और अध्यापकों के साथ बातचीत करें, समझने का प्रयास करें और हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है CIET NCERT चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में